आप सभी को नमस्कार पहलाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारी ये उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति की सीरीज चल रही है, जिसमें इससे पहले का वीडियो हमने जो पहाड़ों, जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में गांव हैं और जो आपके घर हैं वो किस प्रकार के उनमें बनाए जाते हैं, भूमंडा मकान क्या होता है, डंडाला मकान क्या होता है, तिबारी मकान क्या होता है, नीमदारी मकान क्या होता है, हमने ये देखा था। ठीक है, भूमंडा मकान को और किस नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, आपका मोरी क्या होती है, उसमें हमने जाता फलिया क्या होता है, भीड़ी क्या होती है, ये हम लोगों ने देखा था। उसमें ओबरा, गढ़वाली में ओबरा किसे कहते हैं या कुमाऊनी में गोट किसे कहते हैं, किस काम आता है। ठीक है, और आपका बारखी क्या होती है, बाखली क्या होती है, हम लोगों ने चीज़ देखी थी वहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कृषि संबंधी शब्दावलियाँ और उपकरण। ठीक है, जो उत्तराखंड में कई बार पूछता है पेपरों में कि साहब ये चीज़ें किस काम आती हैं, तो इनको हमने आज देखना है। ठीक है, तो कृषि संबंधी शब्दावलियाँ हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मैदानी भाग की कृषि किस प्रकार की है, और फिर पहाड़ी कृषि भूमि, फिर पहाड़ी कृषि भूमि को भी हमने नदी घाटी कृषि भूमि बांटेंगे हम लोग। ठीक है, तो किस पर बांटेंगे हम लोग, एक तो पहले बांटेंगे उत्तराखंड कृषि को मैदानी कृषि में, फिर दूसरा बांटेंगे पर्वतीय कृषि में, पर्वतीय कृषि भूमि में, इसको लिखिएगा, भूमि को लिखिएगा इसमें। ठीक है, दूसरी पर्वतीय कृषि भूमि बांटेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अब तो यहां पर आप लोगों को पता है राज्य में कृषि एक समान नहीं है। यहाँ पर कृषि क्या है, एक समान नहीं है भूमि। यहाँ पर कहीं पर ऊबड़ खाबड़, कहीं पर समतल जगह है। ठीक है, तो पर्वतीय और मैदानी कृषि जो भूमि है वो क्षेत्रफल, फसलों का प्रकार, उत्पादकता आदि में यहाँ पर क्या है, भिन्नताएं हैं। पर्वतीय जनपदों में कृषि भूमि क्या है, कम है, जबकि मैदानी जनपदों में कृषि भूमि अधिक है। पर्वतीय भागों में अगर हम देखें, इस तरीके देख लेंगे उसको, अगर हम देखें कि जो पर्वतीय भाग हैं, ठीक है, पर्वतीय भागों में क्या होता है आपका, बागवानी कृषि जो भूमि है, और बागवानी भूमि और चारागाही भूमि क्या है, अधिक है आपकी। ठीक है, और इसलिए क्या है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बागवानी कृषि भी अधिक की जाती है। मैदान में खाद्यान्न फसलों का, मैदान में खाद्यान्न फसलों से गेहूं, चावल का उत्पादन भी अधिक होता है। ठीक है, अब राज्य में जो कृषि भूमि का वर्गीकरण है, जो कृषि भूमि का वर्गीकरण है, उसका क्या आधार है, भूमि का उपयोग कि हमने भूमि का उपयोग किस प्रकार में कर रहे हैं। तो यही क्या है, कृषि भूमि के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। अब मैदानी कृषि की बात करें तो मैदानी जो कृषि है, मैदानी कृषि ये आपकी एक नैनीताल का जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं, इनमें आपका हल्द्वानी, कालाढूंगी, कोटाबाग, रामनगर, ठीक है, पीरूमदारा, इस तरह क्षेत्र हैं आपका नैनीताल में। यूएस नगर की जो पूरी पट्टी है, उधर आपका खटीमा से लेकर अदरपा जसपुर तक का जो पूरा इलाका है। पौड़ी में हो गया इसके अलावा आपका, ठीक है, पौड़ी का इलाका हो गया। देहरादून, यहाँ पर इसका जौनसर भाभर का क्षेत्र छोड़कर ये इलाके क्या है, यहाँ पर मैदानी कृषि यहाँ पर फैली हुई है। सबसे बड़ा यही इलाके क्या है, कृषि उत्पादक क्षेत्र सबसे प्रमुख। यहाँ पर जल की उपलब्धता है अच्छी, भूमि की उर्वरता है, बड़ी कृषि जोतें हैं। ठीक है, समस्या क्या उत्तराखंड में, कृषि की छोटी जोतें हैं, लेकिन यहाँ पर कृषि की बड़ी जोतें हैं। जोत अर्थात आकार, कृषि भूमि का आकार कितना बड़ा है लोगों के पास। ठीक है, समतल भूमि है और सघन कृषि भी होती है इसी इलाकों में। कहते हैं सघन कृषि होती है। कैसी कृषि होती है, सघन कृषि होती है। यहाँ पर मैदानी भाग में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन का उत्पादन होता है, यानी कि व्यावसायिक रूप से यहाँ पर कृषि की जाती है गन्ने की। ठीक है, अब इसी में हम बात करें पहाड़ी ढाल की कृषि भूमि की।
पहाड़ी ढाल की कृषि भूमि। तो इसको यहां पर कहा जाता है उपराऊ। जो पहाड़ी ढाल की कृषि भूमि है उसको यहां पर कहते हैं उत्तराखंड में उपराऊ भूमि के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोग जो पर्वतीय क्षेत्रों से उनको पता भी होगा कि जो जो पर्वतों की ढाल में क्या है, सीढ़ीदार खेत बनाकर उसे कृषि योग्य के रूप में हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और कृषि क्षेत्रों पर, जो पहाड़ी ढाली कृषि क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा पर आधारित होते हैं वो, तो वहां पर क्या केवल शुष्क फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी फसलें? शुष्क फसलें। अब पहाड़ी ढाल होगा तो क्या होगा, वर्षा पर निर्भर होगा, तो कौन सी फसलें उगाएंगे? शुष्क फसलें उगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो पहाड़ी कृषि भूमि है इसको भी हमने कई भागों में बांट दिया। जो आपका उपराऊ है भूमि, इसको हमने एक उपराऊ दोयम में, एक उपराऊ अव्वल में बांट दिया। ठीक है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, ये नंबर 1 की है, ये नंबर 2 की भूमि है। अब दोनों ही क्या है, असिंचित है, यानी वर्षा पर निर्भर है। गांव के आबादी के समीप की भूमियां हैं, गांव के पास की हैं ये। ठीक है, यहां पर गेहूं, धान, झंगोरा, जौ, मंडुआ उगाया जाता है। ठीक है, अब धान का मतलब ये नहीं कि धान के पौधे यहां लगाए जाते हैं। असल में धान, जैसे आप लोग गेहूं लगाते हैं इधर मैदानी क्षेत्रों में छिड़क कर, इसी प्रकार यहां धान भी लगाया जाता है। झंगोरा, गेहूं, जौ, मंडुआ। दोयम की बात करें तो यह भी असिंचित है, लेकिन अव्वल से कम उपजाऊ है। अव्वल तो ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन दोयम कम उपजाऊ है। अब नाम ही दोयम है उसका। अब इसमें ही, ये तो थी पहाड़ी ढाल की भूमि। पहाड़ी ढाली कृषि भूमि को उपराऊ के नाम से जानते हैं। पहाड़ी ढाल पर सीढ़ीदार खेत बनाकर, ढाल है तो यहां पर जो जल की उपलब्धता है वो नहीं है, तो किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। तो शुष्क फसलें पहाड़ी ढाल में की जाती हैं। इसको बांटा हमने उपराऊ अव्वल में और उपराऊ दोयम में। अब बात करेंगे यहां पर नदी घाटी की कृषि भूमि की। नदी घाटी कृषि भूमि की, तो जो नदी घाटियां हैं, तो उत्तराखंड में अनेक नदियां बहती, छोटी बड़ी बहुत नदियां बहती हैं। तो ये इन्होंने क्या किया नदियों ने, कि उर्वर मृदा का निर्माण किया है। उर्वर मृदा का निर्माण किया है। ठीक है, अब इसलिए इसको क्या कहते हैं, नदी घाटी की कृषि भूमि कहा जाता है। सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रकार की कृषि भूमि आपको नदी घाटी में ही मिलेगी। यहां पर कृषि जोतों अर्थात कृषि का आकार बड़ा है, इसको बोलते हैं तलाऊ। यहां पर जो भूमि होगी उसको बोलेंगे तलाऊ। क्या बोलते हैं? तलाऊ कृषि भूमि कहते हैं इसको, नदी घाटी की कृषि भूमि को। जबकि पहाड़ी ढाल की कृषि भूमि को उपराऊ कहते हैं और नदी घाटी की कृषि भूमि को तलाऊ कहते हैं। यहां पर गेहूं, चावल और दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके भी भाग हैं, इस तलाऊ के। नंबर 1 आएगा इसमें सेरा। अब इनका स्तर निम्न है, यानी कि नदी के बराबर का इनका स्तर है इस भूमि का। तो क्या होगा, जल की उपलब्धता अधिक होगी। यहां पर सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है सेरा की भूमि। ठीक है, तो नदी घाटियों की ऐसी भूमि जिसका स्तर निम्न होने से, निम्न मतलब है कि नदी का और भूमि का जो वो है समतल बराबर है, तल उनका। ठीक है, बगल से नदी बह रही है, बगल में ही आपके खेत हैं, और सर्वाधिक उपजाऊ कृषि भूमि है। इसके बाद आता है इसमें पर्णचर, एक पर्णचर भूमि आती है इसमें। अब पर्णचर भूमि क्या है, तो नदी घाटियों की मध्यम उपजाऊ है, थोड़ा सा ऊंची होगी नदी से, नदी के तल से थोड़ा सा ऊंची होगी। तो जल की आपूर्ति फिर भी होती है यहां पर, ऐसा नहीं जल की आपूर्ति नहीं होती है। तो जल की आपूर्ति कैसी है, सामान्य। यहां पर पर्णचर में सेरा से जल की आपूर्ति सामान्य होगी। ठीक है, फिर इसमें एक आता है शिमार, शिमार भूमि। ठीक है, तो इसे गजार भूमि के नाम से जानते हैं, गजार भी कहते हैं इसको, गजार भूमि के नाम से जानते हैं। जल की आपूर्ति सेरा फर्नीचर से थोड़ा कम होती है।
फिर भी यहाँ पर क्या है, चावल की कृषि की जाती है। भले ही सेरा से यहाँ पर जल कम पहुँच रहा है कि जल पहुँच रहा है, चावल की कृषि की जाती है बड़ी मात्रा में सिमार में ही। तो सेरा, फर्नीचर, सिमार। सेरा निम्न स्तर की भूमि, फर्नीचर थोड़ा सा उससे ऊपर और सिमार उससे ऊपर। पानी की उपलब्धता बराबर है यहाँ पर, सेरा में अधिक, फर्नीचर में सेरा से कम और सिमार में सेरा फर्नीचर से कम होगी जल की आपूर्ति। ठीक है। सिमार को गजार भूमि के नाम से भी जानते हैं। फिर एक आता है आपका बगड़ या रेवाड़। यह होती है आपकी नदी के किनारे की बलुई भूमि। अब नदी का तल चलेगा नीचे, ठीक है, नदी बह रही थी आपकी यहां पर, ये ठीक है, तल होगा नीचे, भूमि रहेगी ऊपर की तरफ आपकी, ठीक है। लेकिन कैसा किनारा है, बलुई किनारा है। नदी का तल चलेगा नीचे, नदी ने कर दिया कटान मिट्टी का, नदी चलेगी नीचे की तरफ को और भूमि ऊपर रह गई, ठीक है। तो तल और अधिक गहरा हो गया और जमीन ऊंची रह गई, तो यहां पर सिंचाई नहीं हो सकती है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया मोटर लगाई, आपने पाइप लगाया और आप करने लग गए, ठीक है, ऐसी कोई सुविधा पहाड़ों पर नहीं है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से क्या पुराने कारण है वहाँ पर कि कोई चीज़ हम लेके नहीं जा सकते हैं। तो बगड़ रेवाड़ क्या है, नदी के किनारे की बलुई भूमि है। नदी का तल और अधिक गहरा हो गया, अब गहरा होगा तो भूमि पर नदी से सिंचाई नहीं कर सकते। अब होती है इसमें एक इजरान या इजर भूमि। इसी में आपका एक आता है इजरान या इजर भूमि आती है, ठीक है। तो ये कैसी भूमि होती है, अत्यंत ढालदार होगी, अत्यंत ढालदार है। अब कृषकों की ये पड़ती भूमि तो है, लेकिन अभी भी इसको कृषि योग्य नहीं बना पाए हैं कृषक। जो भूस्वामी हैं इस इजरान या इजर भूमि को अभी भी कृषि योग्य नहीं बना पाए। सीढ़ीदार खेत हैं यहां पर कच्चे सीढ़ीदार खेत हैं, ठीक है। और भूमि सिंचित नहीं है, वर्षा पर यहां पर निर्भर रहना पड़ता है और 2 वर्षों में एक बार कृषि होती है यहां पर। वही क्या करते हैं, जंगल को साफ किया, जलाया, उसी में खेती कर लेते हैं, ठीक है। तो कच्चे सीढ़ीदार हैं, कृषि योग्य नहीं बना पाए हैं, वर्षा के जल पर निर्भर हैं। प्रत्येक वर्ष के स्थान पर यहाँ पर 2 वर्ष में एक बार फसल बोते हैं। यहाँ पर गहत, कोटू, काफरा, मारसा, ये वाली फसलें बोते हैं यहाँ पर। फिर इसमें एक आती है खील या कटील भूमि। खील या कटील भूमि। अब खील भूमि इजरान भूमि का एक प्रकार है। अब इजरान से अधिक ढालदार होगी ये। कुमाऊं में इस खील भूमि को कुमाऊं में खील कटील या काला बंजर कहते हैं। कुमाऊं में इसको खील कटील या काला बंजर कहते हैं, जबकि इसी खील भूमि को गढ़वाल में कंडाला कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडाला कहते हैं इसको। अब इस इजरान भूमि के विपरीत, अब यहां उल्टा थोड़ा सा, इजरान भूमि में सीढ़ीदार खेत हैं, बट कैसे हैं, कच्चे सीढ़ीदार खेत, अभी कृषि योग्य नहीं बने। लेकिन यहां पर सीढ़ीदार खेत नहीं बनाए जा सकते क्योंकि बहुत अधिक ढालदार भूमि है। हल से जुताई नहीं होती, यहां पर कुदाल ले गए, फसल बो आते हैं, ठीक है। बहुत ढालदार है, पथरीली है, उर्वरता बिल्कुल ही निम्न कोटि की है। 3 या 4 साल में यहां पर क्या बोते हैं, फसल बोते हैं के अंतर में। यहाँ पर मडुआ, चुआ, गहत, झंगोरा, हल्दी लगा देते हैं, वो हो जाती है, ठीक है। मडुआ तो आपका कहीं भी उग जाता है, ठीक है, शुष्क फसलें हैं। तो समझ में, इजरान या जो आपकी इजरान और इजर भूमि है, ढालदार तो है अत्यंत, परती भूमि भी है, लेकिन कृषि योग्य नहीं बना पाए। सीढ़ीदार खेत निर्मित किए गए हैं वहां पर, कच्चे हैं, लेकिन वर्षा पर निर्भर है, 2 वर्षों में एक बार फसल बो रहे हैं वहां पर इजरान भूमि पर। खील कटील एकदम विपरीत है, प्रकार तो इजरान का ही है, लेकिन बट यहां पर क्या है, सीढ़ीदार खेत नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। कुमाऊं में इसको खील, कटील, काला बंजर, गढ़वाल में कंडाला कहते हैं, खील भी कहते हैं गढ़वाल में इसको, ठीक है। हल से जुताई नहीं होती है, कुदाल ले गए और लगाए। बहुत ढालदार है, पथरीली है, उर्वरता बिल्कुल ही निम्न कोटि की, 3-4 साल में एक बार कृषि। मडुआ, चुआ, गहत, झंगोरा और हल्दी यहाँ पर लगा दी जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है।
राज्य की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 86% कृषि पर निर्भर है और 14% गैर कृषि कार्य पर निर्भर है। बात करें कृषि भूमि का वर्गीकरण की, तो राज्य में कृषि भूमि एक समान नहीं है। यहाँ कृषि भूमि को मैदानी कृषि और पर्वतीय कृषि भूमि के रूप में बांटा गया है। पर्वतीय तथा मैदानी कृषि भूमि के क्षेत्रफल, फसलों के प्रकार, उत्पादकता आदि में क्या है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्वतीय जनपदों की तुलना में मैदानी जनपदों में कृषि भूमि अधिक है। पर्वतीय भागों में बागवानी, चारागाह भूमि अधिक है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानों की तुलना में बागवानी कार्य अधिक किया जाता है और मैदानी क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। अब राज्य की कृषि भूमि का वर्गीकरण का प्रमुख आधार है कि हम राज्य की कृषि भूमि को किस आधार पर बांटते हैं, तो उसका आधार क्या है, भूमि का उपयोग, कि हम किस प्रकार से भूमि का उपयोग कर रहे हैं। अब बात करें मैदानी भाग की कृषि, तो विस्तार नैनीताल, यूएस नगर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून जनपदों में मैदानी कृषि का विस्तार है। राज्य का मैदानी भाग सबसे प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र है। जल की उपलब्धता है, भूमि की उर्वरता है, यहाँ पर बड़ी कृषि जोतें हैं, समतल भूमि है यहाँ पर, इस कारण यहाँ पर सघन कृषि की जाती है। मैदानी भाग में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन आदि के बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। यहाँ पर गन्ने की कृषि का यहाँ पर व्यावसायिक रूप में उत्पादन होता है। ठीक है। पहाड़ी ढाल की कृषि भूमि, तो इस भूमि को हम उपराम भूमि कहते हैं। यहाँ पर पर्वतों की ढाल में सीढ़ीदार खेत बनाकर उन्हें कृषि योग्य भूमि के रूप में तैयार किया जाता है। और पहाड़ी ढाल की कृषि क्षेत्रों पर कृषि वर्षा पर आधारित होती है, इस कारण यहाँ पर केवल शुष्क कृषि ही की जाती है। पहाड़ी ढाल की कृषि भूमि को भी दो भागों में बांटा गया है, उपराऊ अव्वल में और उपराऊ दोयम में। अव्वल असिंचित होगी, गांव की आबादी के समीप की होगी, धान, गेहूं, झंगोरा, जौ, मडुआ यहां पर उगाया जाता है। दोयम में यह भी असिंचित है और अव्वल से कम उपजाऊ होती है। नदी घाटी की कृषि भूमि की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका तलाव भूमि कहते हैं, तलाव भूमि कहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रकार की कृषि भूमि है, कृषि जोतें बड़ी है नदी घाटी में। तलाव कृषि भूमि, इसको तलाव भूमि कहते हैं, जो नदी घाटी कृषि भूमि है इसको तलाव कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर गेहूं, चावल, दलहनी फसलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। शेरा नदी घाटियों की ऐसी भूमि है जिसका स्तर निम्न होने के से जल की उपलब्धता अधिक है। निम्न का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेकार है, निम्न यानी कि नदी के बराबर की भूमि है, यानी कि जो तल है, जो बह रही है, बराबर से नदी बह रही है, बराबर में क्या है, खेत हैं, तो इसलिए क्या है, जल की उपलब्धता अधिक है। सर्वाधिक उपजाऊ है, इसका पणचर नदी घाटियों की मध्यम उपजाऊ, जल की आपूर्ति सामान्य। शिमार, इसे गजार भी कहा जाता है, जल की आपूर्ति शेरा फणचर से कम होती है। बड़ी मात्रा में चावल की कृषि शिमार भूमि पर होती है। बगड़ या इसको रेवाड़ भी लीजिएगा, रेवाड़ भी कहा जाता है इसको। ठीक है। नदी किनारे की ऐसी भूमि जो नदी तल के और अधिक गहरा होने से ऊंची हो जाती है। अधिक गहराई के कारण ऐसी भूमि पर नदी से सिंचाई नहीं की जा सकती। यहाँ पर इजरान या इजर भूमि अत्यंत ढालदार स्थानों पर होती है। खेतों के निकट कृषकों की ऐसी पड़ती भूमि है जिसे भूस्वामी अभी कृषि योग्य नहीं बना सके, किंतु इस भूमि पर कच्चे सीढ़ीदार खेत निर्मित कर लिए गए। यह सिंचित भूमि नहीं होती, वर्षा पर निर्भर होती है। इस भूमि पर प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 2 वर्षों में एक बार फसल बोते हैं। यहाँ पर गहत, कोटू, काफरा, मारसा की फसलें उगाई जाती हैं। फिर खील या कटील भूमि, तो खील भूमि इजरान भूमि का एक प्रकार है। खील भूमि को कुमाऊं क्षेत्र में खील, कटील या काला बंजर, गढ़वाल में खील एवं कंडाला कहा जाता है। इजरान भूमि के विपरीत खील पर सीढ़ीदार खेत नहीं बनाए जा सकते क्योंकि बहुत ही ढालदार है, जुताई नहीं होती है हल से, बहुत ढालदार एवं पथरीली कृषि भूमि है, उर्वरता निम्न कोटि की है अत्यंत। यहाँ पर मडुआ, चुआ, गहत, झंगोरा और हल्दी बोई जाती है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मध्यकाल में उत्तराखंड में भूस्वामित्व, यह आपको समझ में आ गया होगा। नदी घाटी कृषि भूमि, पहाड़ी ढाल की कृषि भूमि। ठीक है। तो मध्यकाल में उत्तराखंड में भूस्वामित्व,
तो चंद पवार आपने पढ़े होंगे, तो वहां पर देखा होगा कि जो चंद पवार में जो था आपका राजा, वह क्या था, भूमि का स्वामी था, और वही क्या करता था, अधिकार प्रदान करता था कृषि करने का लोगों को। ठीक है, राजा अपने अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भी क्या था, कभी कभी भूमि देता था, जिन्हें रौत के नाम, रौत भूमि दी जाती थी उनको, या थातवान के तौर पर उनको भूमि दी जाती थी। इसके अलावा किसी कलाकार को या धार्मिक प्रयोजन के लिए मंदिरों को भूमि दान देते थे। ठीक है, और जो ये इस प्रकार से भूमि का बंटवारा किया गया था मध्यकाल में पवारों या चंदों के द्वारा, इस व्यवस्था को ट्रेल ने क्या कहा है, ट्रेल ने इस भू व्यवस्था को क्या कहा है, मिश्रित जमींदारी व्यवस्था कहा। ठीक है, कि राजा आपको अधिकार प्रदान कर रहा है और आप जो हैं राजा को कर दे रहे हैं। ठीक है, अपने अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले राजा क्या करता था, भूखंड देता था। कलाकार को धार्मिक प्रयोजन के लिए मंदिरों को भूमि दान देते था राजा। ठीक है, तो कई लोगों को भू स्वामित्व राजा क्या करता था, हस्तांतरित करता था। इसी को ट्रेल ने क्या कहा है, मिश्रित जमींदारी व्यवस्था कहा। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आता थातवान। थातवान, अब थातवान कौन है? अब ये भू स्वामित्व में थातवान का राजा के बाद द्वितीय क्रम था, सेकंड क्रम का इसका भू स्वामित्व था इसके पास। अब ये थातवान कौन थे? राजा के अधीन कार्य करने वाले उसके अधिकारी थे। सैनिक सेवा के बदले प्रदान की गई भूमि थात, उसे प्राप्त करने वाला अधिकारी थातवान। ठीक है, और थातवान को जो भूमि मिलती थी, थात अर्थात भूमि जो मिलती थी, उसके केवल 1/3 पर ही क्या करता था, कृषि करता था। ठीक है, केवल 1/3 पर ही कृषि कर सकता था। अब जिस भूमि पर वो 1/3 भूमि पर जो कृषि वो कर रहा था, उस भूमि को खुद कास्त कहा था, खुद कास्त कहा जाता था। ठीक है, तो जब राजा किसी व्यक्ति को भू स्वामित्व देता था, ठीक है, सैनिक सेवा के बदले प्रदान की गई भूमि को थात, उसको तो प्राप्त करेगा थातवान, उसके 1/3 पर ही कृषि कर सकता था थातवान। ठीक है, और उस भूमि को कहते थे खुद कास्त। तो खुद कास्त क्या हो गया, थातवान द्वारा 1/3 कृषि उपयोग की भूमि को खुद कास्त कहा गया। अब इसमें तीसरे क्रम में आते हैं खायकर। पहले क्रम में राजा, दूसरे में थातवान, तीसरे में आएंगे खायकर। अब खायकर कौन है? इनका तीसरा क्रम आएगा भूस्वामित्व में। ठीक है, तो अब राजा ने किसी को भूमि दी, वो थातवान कहलाया। अब थातवान की भूमि पर जो 2/3 भूमि पर कृषि कर रहा है, वो कृषक क्या कहलाएगा, खायकर कहलाएगा उसका। ठीक है, तो जब राजा किसी अधिकारी को या व्यक्ति को कोई गांव थात के रूप में दे देता था, या उस क्षेत्र के, तो जो उस क्षेत्र में मूल निवासी थे, यह वास्तविक कृषि स्वाभाविक रूप से क्या होता था। अब जो ये खायकर था, ये जो खायकर है किसके बन गए, थातवान के खायकर बन गया। अभी जब तक भूमि पर ये जो मूल निवासी हैं ये कृषि कर रहे थे, तब तक तो ये राजा के खायकर थे। अब जमीन या गांव दे दी गई थातवान को, तो ये किसके खायकर बन गए, थातवान के खायकर बन गए। अब ये कर किसको देंगे थे, ये कर देते थे थातवान को। अब ठीक है, तो थातवान करता था अपनी 1/3 भूमि पर कृषि, इतने पर ही कृषि कर सकता था, बाकी के 2/3 पर खायकर। ठीक है, तो ये खायकर किसके बन गए, थातवान के। कर किसको देंगे, थातवान को। ठीक है, और जब तक खायकर कर देता रहता था, तब तक भूमि पर उसका अधिकार भी बना रहता था। अब इसमें आते हैं सिरतानिक, शिरतान। अब ये कौन थे, तो थातवान और खायकरों ने, थातवान अपनी 1/3 पर करता था और खायकर 2/3 पर करता था। अब इन दोनों ने क्या किया, अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों को रखा। तो इनको कहा गया सिरतान। ये अस्थायी रूप से इन लोगों को क्या करते थे, अपनी जमीन पर बसाते थे।
इनको कहा गया सिरतान। अर्थात थातवान और खायकर की के खेतों में काम करने के लोगों की आवश्यकता थी, उनको कहा गया सिरतान। सिरतान जो कर देते थे वो नगद अर्थात सिरती के रूप में देते थे। जो कर था वो देते थे नगद, यानी कि सिरती के रूप में ये कर देते थे। जो कुल उपज का कितना था, 1/3 था कुल उपज का सिरती। अब इसमें एक आता है आपका कैनी। अब कैनी कौन है? ठीक है, तो कैनी क्या है? यह भी कहते भूमिहीन काश्तकार थे। भूमिहीन काश्तकार थे। इनको खुरनी भी कहते हैं। कैनी को खुरनी भी कहा गया है। अब थातवान क्या करता था? इनको अपनी भूमि पर बसाता था। जो थातवान था इनको अपनी भूमि पर बसाता था। अर्थात कि ये थातवानों के खेतों में कार्य करने वाले कृषक थे, सेवक थे। कृषक नहीं, सेवक थे। ठीक है, थातवानों के खेतों में कार्य करने वाले सेवक कौन थे? कैनी या खुरनी थे, भूमिहीन कृषक थे। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका हलिया। हलिया ये भी भूमिहीन कृषक ही थे। तो हलिया का क्या काम था? हल चलाना। हल चलाना। ठीक है, जो बड़े भूस्वामी थे वो स्वयं अपने खेतों में हल नहीं चलाते थे, बल्कि किसी को रख लेते थे, बोले आओ हमारे यहां हल चला दो। तो इनकी स्थिति भी कैसी थी? सेवकों की भांति थी। अब इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट आपका साझी का। तो यह भी भूमिहीन कृषक हैं। कैनी, खुरनी, हलिया, साझी सब भूमिहीन कृषक हैं। ये कहां मिलता था आपको? भावर में। ये भावर में देखने को मिलते थे। ये लोग क्या करते थे? भूस्वामी के साथ एक आपका क्या कहते थे? अनुबंध करते थे, साझा कृषि करते थे भूस्वामी के साथ में। और साझी को उपज का 1/4 या 1/3 मिलता था साझे के तौर पर। ठीक हो गया, चलिए तो लेते हैं इसको। तो मध्यकाल में चंद तथा पवार राज्यों में राजा भूमि का स्वामी था। राज्य के अंतर्गत रहने वाले कृषकों को राजा परंपरागत रूप से कृषि करने का अधिकार प्रदान करता था और कृषक निर्धारित राजस्व और अन्य देय राजा को देता था। राजा अपने अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूखंड देता था। राजा किसी कलाकार धार्मिक प्रयोजन के लिए मंदिरों को भूमि दान देता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूमि का स्वामित्व कई लोगों के मध्य हस्तांतरित था। ट्रेल ने इस संपूर्ण भूव्यवस्था को मिश्रित जमींदारी की संज्ञा दी। अब इसमें जो पहले पर आते हैं, नंबर 1 पर जो भूस्वामित्व में आते हैं वो है राजा। सेकंड पर आएगा थातवान। तो इसका क्रम द्वितीय, राजा के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी, सैनिक सेवा के बदले प्रदान की भूमि थात, उसे प्राप्त करने वाला अधिकारी थातवान। ठीक है, और थातवान थात के 1/3 भाग पर स्वयं कृषि कर सकता था और थातवान द्वारा कृषि उपयोग की भूमि को खुद काश्त करता था। और जब अपनी ये खुद काश्त भूमि अर्थात 1/3 पर किसी को काम करने के लिए रखता था सेवक के रूप में, उसको कहा गया कैनी या खुरनी कहा गया। ठीक है, खायकर इनका क्रम भूस्वामित्व में तृतीय था। तो ये 2/3 पर पूर्व समय से कृषि करने लोग थे। जब राजा किसी अधिकारी या व्यक्ति को कोई गांव थात में के रूप में देता था तो उस क्षेत्र के मूल निवासी या वास्तविक कृषक स्वाभाविक रूप से उस नवीन थातवान के अधीन खायकर बन जाते थे। खायकर अब भू राजस्व राजा को न देकर क्या करते थे? थातवान को देते थे, क्योंकि जो खायकर हैं अब थातवान के क्या जो ये जो मूल निवासी थे यहाँ के क्षेत्र के, उस क्षेत्र के, वो क्या बन गए? थातवान के खायकर बन गए। उससे पहले राजा के कहते खायकर थे। किसके खायकर थे? राजा के। अब किसके बन गए? थातवान के। ठीक है, और कर किसको देने? थातवान को। तो खायकरों के अधिकारों में कमी होने के कारण खायकर स्थायी नहीं रह गए थे। थातवान जब चाहे खायकरों को भूमि से वंचित कर सकता था।
और राज्य में अधिकांश कृषक खस जाति के थे जिन्हें गरखा कहा जाता था। जब तक खायकर कर चुकाता था तब तक भूमि पर उसका अधिकार बना रहता था। ठीक हो गया। अब शिरतान, तो थातवान और खायकरों ने क्या किया, अपने खेतों में काम करने के लिए इनको लोगों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए वे अपनी भूमि पर कृषि करने लोगों को अस्थायी रूप से क्या करते थे, बसाते थे। इन्हें कहा गया शिरतान। शिरतान राजस्व को नगद अर्थात सिरती के रूप में देते थे, जो कुल उपज का 1/3 था आपका। कैनी, तो एक प्रकार के भूमिहीन काश्तकार हैं, इन्हें खुरनी भी कहा गया है। थातवान द्वारा अपनी खुद काश्त यानी कि 1/3 भूमि पर इनको बसाया जाता था। ये थातवानों के खेतों में काम करने वाले सेवक थे। ठीक हो गया। फिर हलिया, यह भी भूमिहीन कृषक थे। भूस्वामी के खेत में इनका काम था हल चलाना, यानी कि जो बड़े भूस्वामी थे वे स्वयं अपने खेतों में हल नहीं चलाते थे, क्या करते थे, हलिया रख लेते थे। इनकी भी स्थिति सेवकों की भांति थी। साझी, तो साझी भूमिहीन कृषक थे और मुख्यतः भाबर में थे। भूस्वामी के साथ पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कृषि करते थे और उपज का इनको 1/4 या 1/3 भाग मिलता था। ठीक हो गया। चलिए इसमें और देखते हैं कुछ और। अब है भूमि संबंधी कुछ शब्दावलियां। बात करते हैं गूंठ या सदावर्त भूमि क्या होती है। तो राज्य द्वारा दिए गए अनुदान थे गूंठ या सदावर्त। इन अनुदानों के लिए कुछ गांव या भूखंड को निश्चित कर देते थे। उससे प्राप्त आय को राज्य के प्रमुख मंदिरों में देख रेख में व्यय किया जाता था। तो गूंठ सदावर्त समझ में आ गया आप लोगों को। तो कहते हैं अनुदान थे, राज्य के द्वारा ही मिलते थे। इन अनुदानों के लिए कुछ गांव या भूखंड निश्चित कर दिया जाता था और उससे प्राप्त आय को प्रमुख मंदिरों की देखरेख में व्यय किया जाता था। फिर आती है केसर ये हिंद भूमि। तो इसे खालसा या सरकारी भूमि भी हम कह सकते हैं। ऐसी भूमि जिस पर लोगों ने कभी कृषि न की हो या लोगों ने दीर्घकाल से उस पर कोई कृषि गतिविधि न की हो, उसको सरकार द्वारा सरकारी भूमि शामिल कर लिया गया, वही कहलाई केसर ये हिंद भूमि। ठीक है, इसको खालसा सरकारी भूमि कह सकते हैं। इसको कब शामिल किया गया सरकारी भूमि में? ऐसी भूमि जिस पर लोगों ने कभी कृषि न की हो या बहुत समय से उस पर कोई कृषि गतिविधि नहीं की हो, तो सरकार ने क्या किया, उसको सरकारी भूमि में, सरकारी रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। फिर एक आती है संजायत भूमि। संजायत का अर्थ होता है सामूहिक भूमि। संपूर्ण गांव की या कुछ लोगों की सामूहिक भूमि थी ये संजायत भूमि। धार्मिक कार्यों, उत्सवों, पर्वों या किसी अन्य कार्य के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, निर्माण में लिखेगा इसका उपयोग किया जाता था। ठीक हो गया। फिर आती है आपकी बेनाप भूमि। तो गांव के किनारे की भूमि थी ये बेनाप भूमि, जिसका प्रयोग कृषि कार्य हेतु नहीं किया जाता था। इस भूमि को ही अंग्रेजों ने क्या कहा, वेस्ट लैंड कहा। क्या कहा, वेस्ट लैंड कहा। किसको, बेनाप भूमि को। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, चाय की खेती के लिए, यहां पर चाय लिखा गया, इसको आप क्या लिखा, चाय लिख लीजिएगा। अंग्रेजों ने इस भूमि को चाय की खेती के लिए ब्रिटिश कृषकों को निःशुल्क देना शुरू कर दिया। इसी बेनाप भूमि को फ्री सैंपल एस्टेट नाम दिया गया। ठीक है, गांव के किनारे की भूमि थी बेनाप भूमि, जिसका प्रयोग कृषि के लिए नहीं होता था। इसको ही क्या कहा अंग्रेजों ने, वेस्टलैंड कहा। बाद में इस भूमि को क्या किया गया, अंग्रेजों ने चाय की खेती के लिए ब्रिटिश कृषकों को निःशुल्क देना शुरू कर दिया, जिसे फ्री सैंपल एस्टेट नाम दिया गया। फिर एक आती है मुआफी भूमि। यह भूमि दान के रूप में दी जाती थी, होती थी। ठीक है, मुआफी भूमि, इस पर यानी कर नहीं लगता था, कर मुक्त भूमि थी ये मुआफी भूमि। ये दी जाती थी किसको, ब्राह्मणों को, मुख्य तौर पर ब्राह्मणों को मुआफी भूमि मिलती थी। फिर एक आती है खाम भूमि। अब खाम क्या था, अस्थायी भूमि व्यवस्था थी ये।
इस खाम भूमि पर ब्रिटिश राजघराने का पूर्णतः अधिकार था। अब जो इस भूमि पर रह रहा था तो उनके अधिकार तुलनात्मक रूप से कम होते थे कि इनको जब चाहे हटा सकते थे। तो खाम भूमि ब्रिटिश राजघराने का इस भूमि पर अधिकार था, अस्थायी भूमि व्यवस्था थी यहाँ पर, और जो यहाँ पर रह रहे थे उनके अधिकार तुलनात्मक रूप से कम थे। फिर आता आपका नयाबाद भूमि। नयाबाद यानी कि आबाद की गई भूमि, जो ठीक है, जो आपकी बेनाब भूमि थी उस बेनाब भूमि को क्या कर दिया गया, आबाद कर दिया गया, तो क्या कहलाई, नयाबाद भूमि कहलाई। ठीक है, आबाद की गई है बेनाब भूमि क्या कहलाई, नयाबाद भूमि कहलाई। समझ में आ गया आप लोगों को कि आबाद की गई बेनाब भूमि ही नयाबाद भूमि कहलाई। फिर गौचर भूमि, पशुओं के चरने वाली भूमि गौचर। बीसी भूमि, 20 नाली की भूमि को बीसी भूमि कहते थे, और लगभग 1 एकड़ के बराबर यह बीसी भूमि होती थी आपकी। फिर आपकी रौत भूमि, युद्ध में वीरता प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को जो भूमि उपहार स्वरूप दी जाती थी उसे रौत कहा गया। ठीक है, युद्ध में वीरता प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को जो भूमि उपहार स्वरूप दी जाती थी उसे रौत कहा गया। फिर एक मरौत भूमि, अब कोई युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हुए किसी सैनिक को क्या मिल जाए, वीरगति मिल जाती थी, तो उसके मरणोपरांत उसके परिवार को जो भूमि दी गई उसको मरौत भूमि कहा गया। रौत भूमि वीरता प्रदर्शन करने वाले सैनिक को, मरौत भूमि जो वीरगति को प्राप्त हो गया है वीरता का प्रदर्शन करते हुए उसके परिवार को जो भूमि दी जाती थी वह मरौत भूमि, यानी कि उसके मरणोपरांत। अब आती है पाल भूमि। इस पाल भूमि का उपयोग राजा अपने निजी उपयोग के लिए करता था। तो पाल भूमि कैसी भूमि थी, राजा के निजी उपयोग की भूमि पाल भूमि। तैल भूमि, जहां धूप पर्याप्त मात्रा में आती थी, और शैल, जहां पर धूप कम मात्रा में आती थी। ठीक है, तो आपने इस तरह पढ़ा होगा, तेली हाट और सेली हाट पढ़ा है, तो वही भूमि है ये तैल भूमि, जो जहां पर धूप पर्याप्त मात्रा में आती है। शैल, इसे शेव भूमि हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, यहां पर धूप कम मात्रा में आती थी। ठीक है, ठंडी जगह की भूमि। चौर भूमि, तो जो आकार में चौकोर थी इसे तप्पड़ भूमि कहा गया है। चौकोर भूमि को तप्पड़ भूमि कहा गया। फिर धार, तो धार क्या थे, पर्वतीय क्षेत्र की ऐसी भूमि होती थी जो संकरी न होकर एक विस्तृत चौड़ी होती थी। ये धार भूमि कहलाएगी, जो संकरी न होकर विस्तृत चौड़ी होती थी। फिर कराल या सैंड भूमि, तो ये अधिकांश भूमि ऊंची नीची थी। कराल या सैंड ऊंची नीची, तो ऐसी भूमि जो ढालदार होती थी उसे कराल कहा गया, इसे रैलो भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि जो ढालदार होती थी उसे कराल, इसे रैलो भी कहा जाता था। इसी प्रकार जो समतल होती थी उसको सैंड। ठीक है, कराल, ढालदार, इस कराल भूमि को रैलो भी कहा गया, और जो समतल थी उसको सैंड कहा गया। सैंड का मतलब क्या है, समतल। ठीक है, सैंड या सैंड। ठीक हो गया। अब इसमें आता है राज्य के परंपरागत कृषि उपकरण। ठीक है, राज्य के प्रमुख कृषि उपकरण। अब हल तो आप सब लोगों को पता ही है, हल किस प्रकार का होता है, दराती। ठीक है, जो आपके दराती पहाड़ों में अलग तरह की होती है, और मैदानों में वो दांत वाली दराती आप लोगों ने देखी होगी, वो होती है। ठीक है, कुटला यानी कुदाल की तरह, छोटी क्यारी, मेड़, गूड़ आदि बनाने में इस कुटला का प्रयोग होता है। ये सब कुटौ भी कहते हैं, कुटौ। ठीक है, तो कुदाल की तरह है ये। जौल, जौल क्या था, हल्की भांति लघु छोटा कृषि उपकरण है जौल। कृषि भूमि को मुलायम बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जौल क्या है, कृषि उपकरण है, यह आपको ध्यान रखना है। हल्की भांति एक लघु कृषि उपकरण, छोटा उपकरण है। डंडाला, लोहे के दांत लगा हुआ कृषि उपकरण था ये। इसका प्रयोग भूमि को भुरभुरा बनाने के लिए होता था। तो डंडाला लोहे के दांत लगा हुआ कृषि उपकरण है। दुर्मट या डिलारा, ठीक है, तो दुर्मट बड़े हथौड़े की भांति एक उपकरण था, ये कृषि उपकरण था। मिट्टी के ढेलों को कूटकर भुरभुरी मृदा बनाने के लिए और मिट्टी को पीटकर समतल बनाने के लिए दुर्मट या डिलारा का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, दुर्मट या डिलारा। फिर मय, तो लकड़ी का एक मोटा चपटा डंडा होता है, मय। ठीक है, मय लगाना,
तो लकड़ी का एक मोटा चपटा डंडा होता है, मई पर बैठकर कृषक मिट्टी को समतल बनाता है। जैसे मैदानों में क्या है, ट्रैक्टर के पीछे आप एक चपटा लकड़ी का लगा देते हैं, या फिर लोहे का भी आजकल आपको देखा होगा आप लोगों ने। तो पहाड़ में कहते हैं लकड़ी का मोटा चपटा डंडा होता है और उस पर बैठकर कृषक जो है मिट्टी को समतल बनाता है, मई पर बैठकर। ठीक है। एक होता है डाल। तो डाल ये बांस या रिंगाल का बनता है, एक बड़ी टोकरी होती है। प्रयोग क्या करते हैं इसका, खेतों में गोबर डालने के लिए, घास लाने या उपज एकत्र करने के लिए इस डाल का प्रयोग होता है। ठीक है। बड़ी टोकरी है, बांस या रिंगाल से बनती है। जोड़। जोड़, इसका निर्माण इस जो जोड़ है, इसको रस्सी को स्थानीय भाषा में जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोड़, रस्सी को स्थानीय भाषा में। ठीक है। जो दराती थी उसको भी स्थानीय भाषा कहता है आपका आशी, आशी भी कहते हैं, आशी। ठीक है, दराती का नाम है। ठीक है। जोड़ रस्सी को बोलते हैं पहाड़ों में। ठीक है। रस्सी आपकी भीमल की, ठीक है, इसकी बनती रस्सियां। और एक आपका क्वेराला होता है, उसकी रस्सी भी बनती है हमारे आपकी। और इसके अलावा आपकी रस्सी भांग के रेशों से रस्सी बनती है। ठीक हो गया। मुहाव। ठीक है। मुहाव क्या होता है कि जब ये इससे बांस रस्सी से बनता है, कभी कभी बकरी के खाल का ही बनता था ये। ठीक है। अब तो कम देखने को मिलता है, बाकी तो आपका बांस या रस्सी से ही बनता है ये। प्रयोग क्या होता है इसका मुहाव का, जब खेतों में जुताई कर रहे होते हैं। अब बैल क्या करते रहते हैं, घास देखी और मुंह चलाना शुरू कर दिया, तो उनको इसे रोकने के लिए इस मुहाव को उनके मुंह पर लगाया जाता है। जैसे वो आपने कुत्तों के मुंह में क्या लगाते हैं, वो से काटे नहीं, तो इसी तरह गोल टाइप का होता है, बैलों के मुंह पर उसको लगा देते हैं कि जिससे वो क्या करें कि जुताई के समय बैल के मुंह को बंद रखने के लिए इस मुहाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नाई या नाली तथा मण। तो नाई, नाली या मण ये अनाज मापन की लोकप्रिय इकाइयां हैं। ये लकड़ी या धातु से बनती हैं। नाई, नाली या मण। ठीक हो गया। अब इसमें आपकी है कुछ शब्दावलियां कृषि से और जुड़ी हुई। ठीक है। अब जैसे बान। बान क्या होता है, तो हल चलाने के पश्चात मृदा की प्रकृति के कारण पहाड़ में 3 बार जुताई की जाती है। कितनी बार? 3 बार। तो प्रथम जुताई को बान कहते हैं। ठीक है। उखेलड़, एक होता है उखेलड़। तो जब दूसरी बार खेत की जुताई करेंगे तो उसको उखेलड़ कहते हैं। ठीक है। मानड़ यानी मड़ाई करने को ही मानड़ कहा गया है पोती क्षेत्र में। ठीक है। मानड़ यानी कि मड़ाई करने को ही मानड़ कहा गया है। फिर आपका है फटक्यूण या बतूण। फटक्यूण या बतूण। तो मारे गए अनाज को एक सूप में रखकर उसे हिलाया जाता है और जिसमें से क्या है, भूसा अलग हो जाता है। ठीक है। तो सूप होता है ये, सूप में रखकर, तो उसे क्या कहते हैं, जो सूप में जैसे अनाज को साफ करते हैं उसको बोलते हैं फटक्यूण या बतूण। कुटुण यानी कि ओखली में कूटने को कुटण, या फिर घर के आंगन में छेद करके ओखल का निर्माण भी किया जाता है और मुसल से इसे कूटते हैं अनाज को, तो उस अलग करने की प्रक्रिया को, दाने को कूटण कहा जाता है। ठीक है। खौ। अब खौ के 2 अर्थ हैं यहां पर। एक खौ आंगन को भी कहते हैं और एक कृषि में भी इस खौ का प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि जब कृषि उपज को खेतों में काट लिया जाता है तो उसको एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है, या फिर उससे पहले क्या करते हैं, इकट्ठा करने से पहले एक खेत में ही खेत को समतल करके उसकी लिपाई कर लिया जाती है गोबर से, उसको सुखा देते हैं। वहाँ पर सारी कृषि को लाकर इकट्ठा किया जाता है और उस बीच में जैसे एक खेत समतल बना लिया, समतल बना नहीं है, इस तरीके से पूरा यहाँ इसको समतल करके इसकी लिपाई कर देंगे। बीच में यहाँ पर एक लगाते हैं खंबा, उसके चारों बैल घुमा जाते हैं। ठीक है। तो उसमें से ही क्या कहते हैं, खौ कहा था इसको। ठीक है। इतना हम लोग समझ में आ गया होगा, खौ, कुटण, फटक्यूण। ठीक है। बाकी आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है। चलिए।